हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल 24 आवर स्टडी भानु। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। ठीक है, तो इस चैप्टर 1 का नेम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब मैं बता दूँ आप लोगों को कि टोटल महादेश कितने हैं? तो 7 हैं। और हम लोग किस महादेश में रहते हैं? भारत किस महादेश में पड़ता है? तो एशिया महादेश में पड़ता है। ठीक है, 7 महादेश में कौन कौन है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, यानी 7 महादेश है। ठीक है, और कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। और विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया में कुल देश कितने हैं? तो 193 देश हैं। ठीक है, और महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, यूरोप में महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, फ्रांस, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश है, यानी इससे ज़्यादा भी देश है। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होने को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रवादी कहते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में विकास के सहायक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पुनः जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, 1789 के फ्रांस क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का देखिए फ्रांस में क्रांति 3 हुए थे। ठीक है, कौन कौन से क्रांति हुए थे? तो एक हुआ था 1789 का, और एक हुआ था 1830 का, और एक 1848 का। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि तीनों समय कौन कौन वहाँ पे शासन करता था। ठीक है, तो 1789 में शासन कर रहा था लुई 16वां। ठीक है, और 1830 में कौन वहाँ का मतलब शासन चला रहा था? तो चार्ल्स 10वां। ठीक है, और 1848 में लुई फिलिप चला रहे थे। ठीक है, नेपोलियन का सैन्य अभियान, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। अब पूछेगा आप लोग की प्रतिक्रियावादी क्या होते हैं? तो जो स्वतंत्रता का विरोध करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी। जो स्वतंत्रता का विरोध करे उसे हम लोग कहेंगे प्रतिक्रियावादी। ठीक है, अब देखिए नेपोलियन 1799 में फ्रांस का काउंसलर बना। तो जब 1799 में नेपोलियन 1799 में फ्रांस का क्या बना? काउंसलर बना। और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना, यानी वहाँ का राजा बना। ठीक है, अब आता है नेपोलियन युग। तो हम लोग को अगर कोई पूछ दे कि नेपोलियन युग किसे कहते हैं? ठीक है, तो यूरोप में 1804 से लेकर 1815 तक को नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 1804 से लेकर 1815 तक यूरोप को नेपोलियन युग कहते हैं। अगर कोई पूछ जाए आपसे कि नेपोलियन का पूरा नाम, तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू किया। जब वो वहाँ का काउंसलर बना, जब काउंसलर वो फिर फ्रांस का सम्राट बना, तो उन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। फिर वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा द्वारा हरा दिया गया है। ठीक है, और सब देशों ने हरा किया, और जब सब देश हरा दिया उनको, तो हराने के बाद क्या किया? नेपोलियन को कैद कर लिया, और कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर ले जाकर रख दिए। वो तो रख दिए वहाँ पे। अगर कोई पूछ दे कि नेपोलियन को कहाँ कैद करके रखा गया था, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा गया था। और 1821 में नेपोलियन का क्या हो गया? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब नेपोलियन युग के बाद क्या आता है? मेटरनिक युद्ध। क्या आता है नेपोलियन युग के बाद? मेटरनिक युद्ध। तो हम लोग देखते हैं मेटरनिक युग में क्या क्या मेटरनिक किया। ठीक है, तो मेटरनिक युग कब से कब तक चला? तो 1815 से 1848 तक चला। कौन? नेपोलियन युग चला। ठीक है, यूरोप में विजय शक्ति नेपोलियन को बंधक बनाने के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब यूरोप की विजय शक्ति किसे बोलते? तो वहीं 4 देश को, कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा को। ठीक है, तो ये चारों देश को क्या किए? एक साथ बुलाए वहाँ पे, और एक बंधक बना। ठीक है, और वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जो कि 1815 में हुआ। ठीक है, और वो सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। अगर कोई पूछ दे कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। ठीक है, और जिसे हम लोग किस नाम से वो मतलब प्रसिद्ध हुआ था? वियना सम्मेलन के नाम से। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वियना सम्मेलन के अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे। ठीक है, मेटरनिक कैसे आदमी था? तो मेटरनिक प्रतिक्रिया शासन था।
मेटरनिक जो था वो प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। ठीक है, अब देखते हैं वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ। ठीक है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को क्या किया मेटरनिक ने, अपना मतलब प्रभाव रखने के लिए कई राज्यों में विभाजित कर दिया। देखिए कैसे कैसे विभाजित किया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया। फर्डिनेंड जो थे उनको क्या किया, सिसिली और नेपल्स दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को दे दिया। तो अब पोप किसे कहते हैं, जो चर्च का पुजारी होता है उसे हम लोग पोप कहते हैं। पोप किसे बोलते हैं, चर्च के पुजारी को बोलते हैं। ठीक है, परमा, मोडना और टस्कनी के प्रांत हैब्स वर्ग राजवंश को दे दिए। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रांस की क्रांति कितने बार हुई, तो 3 बार हुई। कौन कौन, 1789 ईस्वी का क्रांति, 1830 ईस्वी का क्रांति और 1848 ईस्वी का क्रांति। अब देखिए किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, ये बात कौन बोले थे, तो लुई 14वां बोले थे कि मैं ही राज्य हूँ। अब देखिए लुई 14वां कब से कब तक शासन किए, तो 1643 से 1715 तक। ठीक है, और लुई 15वां तो 1715 से 1744 तक। ठीक है, और लुई 16वां 1774 से 1789 तक किए, क्या किए, शासन किए वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखिए क्या लिखा है। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। जो फ्रांस के राजे थे वो लुई 16वां थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो जो वो निरंकुश शासक थे। ठीक है, पहले मैं आप लोग एक बात बता दूँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये तो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन 1789 में एक नारा लगा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के लोगों ने नारा लगाया था। कौन सा नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, 3 नारा लगे थे। अब देखते हैं हम लोग, तो फ्रांस के लोगों पर अब आप लोग पूछेंगे कि निरंकुश क्या होते हैं। ठीक है, फ्रांस का राजा, मैंने तो बता दिया कि फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। तो निरंकुश यानी जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुश शासक। ठीक है, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। फ्रांस के लोग जो थे उन पर टैक्स का बोझ बहुत अधिक हो गया था। समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ। समाज कितने वर्ग में विभाजित हुआ, तो 3 वर्ग में। कौन कौन, तो पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। तीनों लोगों में क्या हुआ, विभाजित हुआ। तीनों वर्ग के लोगों के बीच आपस में काफ़ी असमानता थी, यानी कि एक दूसरे से नफरत करते थे। और पादरी और कुलीन टैक्स लेते थे कौन से, छोटे जाति के लोग से, यानी निम्न वर्ग के लोगों से लेते थे। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण के परिणाम क्या हुए, यानी किस परिणाम हुआ, यानी जब झगड़ा हुआ वहाँ पे क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद क्या आंसर है वो देखते हैं। ठीक है, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, लुई 16वां के राजाशाही का अंत हो गया। जो लुई 16वां था उसके राजाशाही का अंत हो गया और जनतंत्र का स्थापना हुआ और यूरोप में देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण के पास। ठीक है, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, जो मेटरनिक था उसकी प्रतिक्रियावादी नीति। चार्ल्स एक्स का निरंकुश शासक, यानी कि देखिए अब आप लोग पूछेंगे कि मेटरनिक था तो चार्ल्स एक्स कहाँ से आ गया, तो देखिए जो मेटरनिक था वही बनाया था। जो मेटरनिक था वो लुई 10वां को राजा बनाया था। ठीक है, जो चार्ल्स 10वां थे उसको कौन राजा बनाया था, मेटरनिक बनवाए थे। और लुई 18वां को भी मेटरनिक ही राजा बनवाए थे। ठीक है, तो चार्ल्स एक्स का निरंकुश शासक, वो भी एक निरंकुश शासन था। चार्ल्स एक्स द्वारा जनतंत्रवादी भावना को दबाना। ठीक है, उदारवादी द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का विरोध। ये 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण हो गए। अब उसका परिणाम देख, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम ये हुए कि चार्ल्स एक्स यानी चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया और फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। और किसका अभी स्टार्टिंग हुआ और किसका शासन बना,
आर्लियंस वंश के लुई फिलिप का शासन बना, ठीक है। और वो कैसे थे, तो उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करे थे, ठीक है। संवैधानिक यानी कि संवैधानिक राजतंत्र यानी लोगों के द्वारा बताए गए राह पे चलना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। अब देखते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो लुई फिलिप की कमजोर नीति यानी लुई फिलिप की बहुत कमजोर, और लुई फिलिप की कमजोर नीति किस वजह से हुई, तो लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना। जो गीजो था एक प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। और लुई फिलिप क्या कहते हैं, उनको क्या बना दिए थे, प्रधानमंत्री बना दिए थे। अब देखिए वैज्ञानिक संवैधानिक में बिल्कुल ही आर्थिक सुधार नहीं हुआ और बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ने लगा। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे, तो पुराना व्यवस्था का अंत हो गया, जो पहले बुर्बो वंश का अंत हो गया। लुई 14वां, 15वां, 16वां और 18वां ये सब कौन से वंश के थे, तो बुर्बो वंश के थे, ठीक है। अब और देखिए द्वितीय गणराज्य की स्थापना हो गई और लुई नेपोलियन III को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। अब हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। जो इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें बाधक तत्व क्या क्या थे, तो इटली की राजधानी रोम में है, ठीक है। और इटली 1858 में 7 भाग में बंट चुका था, ठीक है। इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, ओके। पोप की इच्छा था कि इटली का एकीकरण वो स्वयं नेतृत्व करें। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे, ठीक है। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव और इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया था। जो नेपोलियन थे इटली को कितने राज्यों में गठन किए थे, तो 3 राज्यों में। कौन कौन वो राज्य थे, तो सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया के एकीकरण। जो वियना कांग्रेस थे यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य बटे थे, कौन कौन, तो पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ, ठीक है। मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच और नागरिक आंदोलन हुआ और इसमें कौन कौन इस इटली में मतलब मदद किए हैं, किस किस का योगदान था, तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। और इटली का एकीकरण कब होकर पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तो 1871 में कंप्लीट हो गया इटली का एकीकरण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किससे, मेजनी कौन थे, काउंट काबूर कौन थे और गैरिबाल्डी कौन थे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी कैसा एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन योग्य सेनापति था। मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध कौन से दल से था, गुप्त दल से, जो कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनी के नागरिक आंदोलन को दबा दिए, जिसके कारण मेजनी को इटली छोड़कर जाना पड़ा। तो मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1860 में जेनेवा में हुआ था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापन किया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो मेजनी ने 1831 में किस संस्था का स्थापना किया, तो यंग इटली नामक का। और मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया, ठीक है। फिर मेजनी ने जब मेटरनिक हट गया, जब 1848 के बाद क्रांति हुआ तो मेटरनिक हट गया, तो उसके बाद तो वो फिर मेजनी वापस आ गया, ठीक है। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासन चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। देखिए मेजनी चाहता था कि हम एकीकरण करें इटली का, ठीक है। और सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक थे चार्ल्स अल्बर्ट, वो चाहते थे कि हम अपने नेतृत्व में इसका एकीकरण करें। जो पोप था यानी चर्च का पुजारी था, वो चाहता था कि हम धर्मराज बनाएं इसको। इस तरह तीनों के विचार तो एक ही का ना काम होगा, तो तीनों का विचार आपस में टकरा हुआ, इसका इटली के एकीकरण का मार्ग जो था अवरुद्ध हो गया और मेजनी पुनः इटली छोड़कर चला गया। अब आते हैं हम लोग काउंट काबूर के बारे में पढ़ने। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किए, ठीक है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रीयवादी था। अब कूटनीति योग क्या होगा, यानी हराने के लिए जो चाल चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूटनीति, ठीक है। कूटनीतिज्ञ यानी हराने के लिए बहुत ज़्यादा चाल चलता था काउंट काबूर, बहुत तेज था।
काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। और अगर पूछ दे आपसे कोई क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853-54 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन 3 से कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लॉम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया। तो जो काउंट काबूर का मदद कौन किया था? फ्रांस। तो फ्रांस को मदद करने के बदले में काउंट काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। और 1860-61 में तक काउंट काबूर सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम और वेनेसिया को छोड़कर बाकी सभी रियासत का क्या कर लिया? विलय कर लिया। और तीन को कब्जा नहीं किया। कौन कौन? दक्षिणी इटली, रोम और वेनेसिया को। अब बात हम लोग गैरीबाल्डी पे, ठीक है। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक यानी जो नाव चलाने वाले होते हैं, वो नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थन था। परंतु बाद में काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र का स्थापना किया। जो गैरीबाल्डी थे वो नेपल्स और सिसिली पर क्या किए हैं? आक्रमण कर वहाँ का गणराज्य बना दिए हैं, ठीक है। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। जब गैरीबाल्डी जो रोम पर आक्रमण करने के लिए अपनी योजना बनाई, उन्होंने सोचे कि वहाँ पर आक्रमण किया जाए, तो वहाँ पर रोम जो काबूर थे यानी काउंट काबूर थे, वो अपनी सेना भेज दी वहाँ पर। क्यों? इसलिए भेजे, रक्षा करने के लिए। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काउंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर एमैनुएल को दे दिया। तो काउंट काबूर बोले कि तुम कितने जीते हो? तो उन्हें वो बोला कि मैं सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर लिया हूँ। वो क्या किए ना, और काउंट काबूर भी आक्रमण किया था, वो भी ले लिया था बहुत ज़्यादा। तो वो क्या किया, वो उसको भी दे दो। जब तुम भी इटली का एकीकरण करने आए हो और हम भी इटली का एकीकरण करने आए हैं, तो सबसे अच्छा है कि जो तुम आधा एकीकरण किए हो वो मेरे को दे दो और हम किए हैं, तो दोनों मिला के तो कुछ तो एकीकरण होगा। इसलिए वो दोनों ऐसे क्यों किए? क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि इटलीकरण का एकीकरण हो, ठीक है। और 1862 में किसका मृत्यु हो गया? काउंट काबूर का, ठीक है। और 1871 में जाकर इटली का एकीकरण हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगी नेक्स्ट डे। मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और आगे 10th क्लास का वीडियो देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।